नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का एक बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव की इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है कांग्रेस की एकजुटता। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अनुशासन और संगठन में कसावट की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के दावों को बेदम बता रही है। उनका मानना है कि भीड़ जुटाने से कांग्रेस एकजुट नहीं होने वाली। देश के लिए कुछ करने के लिए जब राहुल जी निकले हैं, पूरे देश को चला दिया। जो लोग मस्ती मार रहे कमरों में बैठ के, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे कोई और हो, आइए लोगों से मिलना पड़ेगा। इस देश को बदलने के लिए जो भेदभावना के माहौल बना हुआ है, जाति पाति का, धर्मवाद का माहौल है, इसको तोड़ के और हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा लेकर चल रहे पंडित दिनेश शर्मा जाने अनजाने में ऐसा कुछ कह गए जिसके कई सियासी मायने हैं। उनका मानना है कि कई राज्यों से गुजर रही यात्रा कांग्रेसियों को अनुशासन का पाठ सिखा रही है और एसी में बैठे रहने वाले नेताओं को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सालों से बिखरती आ रही कांग्रेस की एकजुटता को लेकर सीनियर लीडर जयराम रमेश का भी मानना है कि यात्रा से 2023 और 24 में फायदा मिलेगा। एक बात जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारे संगठन में नई जान आई है, एकता, अनुशासन, एकजुटता, नई उमंग दिखाई दे रही है। ये 2023 के चुनाव और विधानसभा के और 2024 के चुनाव लोकसभा के, उसमें मैं समझता हूँ कि जरूर फायदेमंद होगा। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस के दावों में कोई दम नजर नहीं आता। बीजेपी का मानना है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और दूर से एकजुट दिख रही कांग्रेस अंदर से गुटों में बटी हुई है। पहले दिन का शो करने के लिए सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे हमने देखा कि यात्रा का हश्र क्या हुआ और आगे चलते चलते बाकी उनके नेता खुद जो यात्रा कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट से भी बची खुची कांग्रेस का यहाँ कबाड़ा होना तय है। इसलिए कांग्रेस इस अगर मुगालतों में है तो बनी रहे। मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी कार्यक्रम माननीय शिवराज जी की सरकार में हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, लगातार काम हुए। काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद वापस भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2023 विधानसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यात्रा से मध्य प्रदेश में सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो किसे कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि इन खबरों से, इन बातों से कभी भी सियासत पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक उस खबर के आप उस एंगल को ना समझ लें जिससे वो प्रदर्शित की जा रही है। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं चुनाव शाखा में, जहां मौजूद हैं बंसल न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। शैलेंद्र जी, इस यात्रा का धीरे धीरे ये अपने मध्य प्रदेश के अंतिम पड़ाव पर तो है, लेकिन सवाल ये है कि ये एकजुटता का संदेश दे गई है, ये कसावट का संदेश दे रही है, ये कांग्रेसियों को कह रही है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए, बिल्कुल अभी ऊपर से देखने में ये लगता है विजय, लेकिन ये 2-3 दिन बाद अब हम इसका आकलन कर पाएंगे कि कांग्रेस ने कितना सीखा राहुल गांधी की यात्रा से। अभी जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता है अगर प्रदेश में, तो तब गुटबाजी होने की संभावना कम होती है, लेकिन इसके बाद जब यात्रा खत्म हो जाएगी कल के बाद, तो फिर श्रेय लेने की होड़ होगी और कांग्रेस में ये काफी देखा जाता है। तो उसके बाद समझ में आएगा कि ये यात्रा कहाँ पर ठहरी, इसका कितना फायदा हुआ। लेकिन 2-3 चीजें हैं विजय
कि जब ये यात्रा शुरू हो रही थी हम यही बात कर रहे थे कि इसका मकसद क्या है, खासतौर से मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ा मकसद ये दिख रहा था कि राहुल गांधी एक तो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं एमपी में, जिसको वो 2023 के विधानसभा चुनाव तक ले जाए। तो वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन ये भी एक अभी इसको देखना होगा कि वो कितना सेट कर पाए, क्योंकि कई बातें हुई हैं, कई मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, लेकिन एक कोई मुद्दा अगर हम कहें कि एक नज़र में कि ये वो सेट करके चले गए तो ऐसा नहीं है, ऐसा अभी समझ में नहीं आता। हाँ, संगठन के स्तर पर जरूर कुछ कसावट दिखती है और वो कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है, खासतौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी के संगठन से ही उसको मुकाबला होता है जो कि काफ़ी मजबूत है। तो ये अभी दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। व्यक्तिगत स्तर पर राहुल की जो छवि है, जो मोदी के सामने एक कंपैरिजन उनका हमेशा से होता है, तो उसमें उन्होंने कुछ प्रयास किए, खासतौर पर अपने व्यक्तित्व को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की, अध्यात्म पे बात की, दर्शन पे बात की। तो वो पहले वाले राहुल से कुछ अलग देखने की कोशिश की उनने। ये भी हमको देखना होगा कि उसका असर जनता पर कितना हुआ, तो इसमें भी अभी समय लगेगा। हाँ, लेकिन देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व का मसला है, तो मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस के पास इस यात्रा के दौरान मौका था, क्योंकि इसमें महाकाल आए, ओमकारेश्वर वो गए और 2-3 जगह और थी ऐसी धार्मिक, नर्मदा में स्नान किया उन्होंने। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिसमें वो दिखा सकते थे सॉफ्ट हिंदुत्व का, तो वो उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो ये मध्य प्रदेश की यात्रा अगर अब कल आखिरी दिन है तो इसकी अगर हम समीक्षा करें तो ये मिला जुला हम कह सकते हैं, लेकिन इसको एक लाइन में कुछ कह देना कि ये यात्रा कैसी रही, इसके लिए अभी वक्त है, क्योंकि इसके रिजल्ट बाद में दिखेंगे, खासतौर से कांग्रेस संगठन में। जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है शैलेंद्र जी कि अगर ये यात्रा चल रही है तो फिर से वही बात कहूँगा कि इसकी स्ट्रैटेजी को और इसके उस एम्बियंस को संभाल कर रखना, क्योंकि आप एक धीरे धीरे कंक्रीट खड़ा करते जा रहे हैं और उसके लिए आपको एक बेस चाहिए। उस बेस को आप साल भर तक बनाए रखें। साथ ही साथ जिस जिस क्षेत्र से ये यात्रा गुजरी है वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के नेता एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक संगठन है और वो संगठन अपनी ये कह सकते हैं अनुशासन से कसावट लाता है। क्या वही अनुशासन की जरूरत महसूस कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, ये पहली बार देखिए कई सालों के बाद कांग्रेस में एक सारे नेता एक साथ दिखे हैं इस यात्रा के दौरान। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जब राहुल गांधी मौजूद थे तब ये हुआ है, उसके बाद जैसे ही वो पीठ फेरते हैं मध्य प्रदेश से, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीजेपी का रिएक्शन अगर इस यात्रा के पूरे यात्रा के दौरान देखें तो वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बीजेपी को मौके जरूर मिले, जैसे खरगोन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और उसके बाद अभी कल जब स्वरा भास्कर आई इस यात्रा में तो बीजेपी ने बड़े तगड़े हमले बोले कांग्रेस पर। तो ये मौके बीजेपी ढूंढ रही थी, लेकिन इसमें भी देखना होगा कि कितना असर हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चर्चा में ये चीज़ें आई नहीं। लेकिन ये कुल मिला के दोनों की परीक्षा है, बीजेपी और कांग्रेस की। तो लेकिन एक बात ज़रूर है जो हम कह सकते हैं, जो जिसमें हम कह सकते हैं कि हासिल जो हमारा है वो ये है कि मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हुई है और ये अब चुनाव तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश में। अब ये मुद्दे और ये भिड़ंत दोनों पार्टियों की काफ़ी तीखी होने वाली है और ये साल भर तक हमको दिखेगा, क्योंकि लगभग 11 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो राहुल की यात्रा ने इतना तो किया है कि सियासत को गर्म कर दिया है। दोनों संगठन ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, दोनों जगह सक्रिय हो गए हैं। जो लोग आराम कर रहे थे या जो साइड लाइन थे वो सब आ गए हैं। तो ये अब काफ़ी भिड़ंत हमको देखने मिलेगी और पूरे साल ये बयानबाजी और ये सब देखने को मिलेगा। विजय, वाकई, और एक यात्री की तरह ये कहते हैं ना कि उस यात्रा का वृत्तांत वो लिखता है, आपने उसका पॉलिटिकल वृत्तांत लिख दिया पूरी तरह। और इसे वाकई समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कांग्रेसियों को, क्योंकि ये वक्त उनके लिए मजबूती का है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इससे थोड़ी तैयारियों में तेजी लाएगी, उनकी तैयारियों में थोड़ी गर्माहट महसूस जरूर की जाएगी इस यात्रा के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं अलीराजपुर विधानसभा, जहां की आदिवासी बाहुल्य जनता सियासी पार्टियों को पूरी तरह आजमाने के बाद ही सत्ता की चाबी सौंपती है। अलीराजपुर विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य इलाके की इस सीट का मिजाज थोड़ा सा नरम है। यहाँ मतदाता ना तो जल्दबाजी में दिखते हैं और ना ही किसी को निराश करते हैं। मतदाता पार्टियों को पूरी तरह से आजमाते हैं और फिर कहीं फैसला करते हैं। 80 के दशक से लेकर 1998 तक मतदाताओं ने कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के मगन सिंह पटेल लगातार 5 बार विधायक रहे। कांग्रेस को आजमाने के बाद मतदाताओं ने बीजेपी को आजमाया।
2003 में बीजेपी के नागर सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। लगातार 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2018 में मतदाताओं ने फिर से कांग्रेस को मौका दिया और कांग्रेस के मुकेश पटेल ने करीब 21,000 वोटों से जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई। विधायक मुकेश पटेल 15 महीने की कमलनाथ सरकार के विकास को गिनाते हुए दोबारा जीतने की बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2023 की तैयारी अभी से चालू कर दी हम लोगों ने, क्योंकि 2023 में सरकार बनाना है और सरकार बनेगी। और जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जो हमारी 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो काम किया, हम वो जनता को बताएंगे। वहीं बीजेपी 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधकर आगे बढ़ रही है। पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। वहीं शिवराज सरकार सभी वर्गों का विकास कर रही है और विकास के मुद्दे पर ही बीजेपी मैदान में उतरेगी। मुझे लगता है कि 2018 के बाद यहाँ पर कांग्रेस का जो विधायक है, उसके बनने के बाद पूरी विकास की गति रुक सी गई है। एक भी वादे पे विधायक जी खरे उतरे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले में आने वाले समय में विकास जो हमारा लक्ष्य है, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, पार्टियां विकास की बात तो करती हैं, लेकिन शायद अभी ये इलाका विकास से अछूता है। आदिवासी संस्कृति वाली इस सीट पर आज भी रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर जनता मुखर है। बिजली है, पानी है, सड़क के बारे में, वो भी जमीन स्तर, मतलब जैसे कोई गांव में अभी तक सड़क, प्रधानमंत्री जो खरेंजा है ना, अभी तक नहीं बना है, तो वो बनाना चाहिए। और जो शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए सरकार को नौकरी या निकालना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। पार्टियां मैदानी तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन जनता अभी मौन है और सियासी समीकरणों को बारीकी से देख रही है। यतेंद्र सिंह सोलंकी, बंसल न्यूज, अलीराजपुर। तो जरा अलीराजपुर का सियासी इतिहास समझिए। आदिवासी बाहुल्य है अलीराजपुर विधानसभा और इस आदिवासी बहुल अलीराजपुर विधानसभा में करीब 2,40,000 वोटर्स वाली ये सीट। जरा राजनीतिक परिस्थिति समझिए कि कांग्रेस बीजेपी को जनता ने बार बार मौका दिया और बार बार मौका देने में 1990 से 3 बार कांग्रेस यहां अपना परचम लहराती है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी 2003 से लेकर 3 बार तक बीजेपी को यहां जीत मिलती है, अपना परचम वो लहराती है, जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। 2018 में कांग्रेस के मुकेश पटेल यहां से विधायक बनते हैं और करीब 22,000 मतों से नागर सिंह चौहान को हराते हैं। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं, चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है और साथ ही जानेंगे वो मुद्दे जो उनकी पार्टी की सफलता के लिए कारगर होंगे। आज बोले तो नेताजी में मिलिए बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा से, जो 3 बार खंडवा सीट से जीत का परचम लहरा चुके हैं। आज हमारे साथ खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा हैं, जो विधानसभा की कई समितियों के सदस्य भी हैं और खंडवा के 3 बार के विजेता हैं। विधायक जी, पहले बताइए कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? हमने जो 15 वर्ष के प्रदेश को हम विकास की मुख्य धारा में लेकर आए हैं और साथ ही साथ जनता के जन कल्याणकारी जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से एक बार पुनः बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में बनेगी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर बिजली और पानी का पर्याप्त साधन होने के बावजूद भी उद्योग नहीं आ पा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप?
उद्योग नहीं आ रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रति माह रोजगार मेला आयोजित करते हैं। आप देखिए संख्या, और आप देखिए कि बड़ी संख्या में हमारे युवा बेरोजगारों को रोजगार और रोजगार से बढ़कर स्वरोजगार की ओर हमारी सरकार काम कर रही है। खंडवा में कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। स्विमिंग पूल हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो या ग्रोथ सेंटर हो, कहीं ना कहीं उसको लेकर के खंडवा पिछड़ा नजर आ रहा है। इन बातों के आधार पर हम पिछड़ेपन का आकलन नहीं कर सकते हैं। आज हमारे खंडवा जिले को अगर हम देखें तो आज सिंचाई का रकबा बढ़ा है, किसान का उत्पादन बढ़ा है, आज युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल रही है, आज युवाओं को आज मेडिकल की पढ़ाई खंडवा जैसे जगह में उपलब्ध हो रही है। ये सब विकास के पैमाने और निश्चित रूप से इन सभी में अगर हम कहें कि हमारी सरकार ने हमने अच्छा काम करने का काम करा है, और निश्चित रूप से अगर कोई कार्य अवरुद्ध है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। चुनाव से पहले अक्सर विरोधी जो है वो जाग जाते हैं, विरोधियों को कैसे साधेंगे? किसी प्रकार का कोई विरोधी वाला विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर काम करने वाली पार्टी है, और संगठन जिसे भी तिलक लगाता है सभी कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक बहुत बड़ा विचार परिवार है, और इसमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद वाली कोई स्थिति नहीं है, और हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, एक साथ हैं और संगठन के साथ हैं, और निश्चित रूप से संगठन के रूप में मजबूती से हम आने वाला चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे देवेंद्र वर्मा। इनका साफ कहना है कि संगठन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जनता ही तय करेगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 23 की तकरार में शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा। और अब बारी है चुनावी जायका लेने की, जिसमें हम आपको लिए चलते हैं सुर्खी विधानसभा, जहां के मुंगोड़े और बरे जो पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आपको भी दिलवाते हैं टेस्ट उसका। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म यहाँ पर मूंग दाल की मंगोड़ी बोलते हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड में मंगोड़े तले जा रहे हैं, बड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, दाल बाकायदा तैयार है। इसी तरह बहुत जल्द ही चुनावी जो दाल है वो भी तैयार हो रही है, और 2023 में जो चुनावी जायका है वो क्या होगा। हम इस दुकान पर खड़े हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ के आम जनता है, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह के आने वाले चुनाव में देखते हैं, कैसे हालात हैं वो, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, आने वाले समय में क्या अपेक्षाएं रखते हैं। अभी तो मंत्री जी ने काम चल रहे हैं मंत्री जी तो, और आगे चल के मंत्री जी को ही जिताने का लक्ष्य है हमारा। वजह क्या वजह है, कौन सी उपलब्धियां हैं? मंत्री जी को कभी भी फोन लगा दो, मंत्री जी ऑनलाइन रहते हैं, हम लोगों को कुछ भी बात करना हो कर लेते हैं, और कभी भी समस्या हो घर पे मिल सकते हैं, हम लोग उनके घर पे जा सकते हैं, सरल सुलभ। हाँ, क्या देखते हैं 2023 में जो चुनावी जायका होगा यहाँ पे, क्या हालात होंगे, किस तरह के आप देखते हैं राजनीति? तो एक तरफा है बीजेपी, एक तरफा है। क्या वजह क्या है एक तरफा? वजह तो बीजेपी काम कर रही है पूरे पब्लिक में, कहीं भी चले जाओ आप, गोविंद भैया रात के 12 बजे चले जाओ तो गोविंद भैया कहीं मना नहीं करते। क्या क्या विकास के मुद्दे क्या क्या हैं? विकास के मुद्दे तो जो थे वो सब खत्म कर दिए, गोविंद भैया सब करवा रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी जो बेसिक सब कंप्लीट है, पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है पब्लिक का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पानी की यहाँ बताते हैं, पानी की समस्या है। पानी की अब वो भी उन्होंने सब सॉल्व कर दी है, सीधे पूरी टंकी वंकी बनवा दी है, लाइनें डलवा दी है हर गाँव में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल फिर से चुनाव है, फिर कई मुद्दे आएंगे सामने, पक्ष विपक्ष रहेगा, आपका विजन क्या है, क्या देखते हैं आप चुनाव? अब हम तो भैया पार्टियों को ही वोट देंगे, क्योंकि शुरू से पार्टी से ही जुड़े हैं, तो अब विपक्ष में तो हम नहीं आ पाएंगे। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए? अपने भाजपा से। अच्छा, आप भी भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। क्या वजह है, भाजपा में क्या खास ऐसा लिखा आपको? वो एक तो क्या है कि काम अच्छे करती है, गुंडागिर्दी नहीं है, सबकी सुनती है, जितने टाइम चले जाओ आपके काम हो जाते हैं। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, कारपेंटरी की। कारपेंटरी करते हैं। हाँ। तो किस तरह, कितना विकास देखते हैं, कितना विकास? विकास बहुत बढ़िया भाव, अच्छा बीजेपी अच्छी काम करवा रही है। आप क्या करते हैं? आप मैं भी फर्नीचर का काम, फर्नीचर के काम करते हैं। आप युवा हैं, अभी क्या भविष्य देखते हैं यहाँ पर, क्या और अपेक्षाएं हैं कि मंत्री जी या नेताजी या आगामी उसमें जो भी विधायक होते क्या काम करें? काम हमारे यहाँ का जो रुका हुआ है अभी सही चल रहा है, और हम लोगों को भी यही अपेक्षा है कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छा होगा। विकास की जो धारा चल रही है, विकास की धारा जो लोग कह रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस, उसके अनुकूल ये रहते हैं और वोटिंग भी होती है, और जो वर्तमान यहाँ विधायक हैं उनको ही अपना जनमत देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जायका चुनाव का में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर। और अब बारी है जन का मन टटोलने की,
बंसल न्यूज की टीम पहुंची राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब। यहां देर शाम वोट क्लब पर सर्द मौसम का लुत्फ उठाते हुए युवाओं से बातचीत की और जाना कि 2023 का चुनाव और जनता की राय कैसी है। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है और चुनावी जायका कैसा होगा, इसको लेकर हम आज पहुंचे हैं वोट क्लब। राजधानी भोपाल का सबसे हॉटस्पॉट इसको माना जाता है कि हर एक तीज त्योहार पर, छुट्टियों के दिन पर लोग यहां पर आते हैं और वोट क्लब में लोगों के अंदर क्या फीलिंग्स हैं चुनाव को लेकर उसको हम देख सकते हैं। बड़ी संख्या में युवा हैं यहाँ पर, सेल्फी ले रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने आए हैं। तो क्या चुनाव को लेकर इनका विजन है, उसको लेकर हम बात भी करेंगे कि आखिर वो कैसी सरकार चाहते हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है मौजूदा सरकार कैसा कामकाज कर रही है और आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? दो चीज़ें मुझे लगता है जिस पे कि सरकार को अभी काम करना चाहिए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो कि अभी उतना तेज़ी से काम आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको एक तो सरकार को ध्यान में रखते हुए अपना आगे काम करना चाहिए। दूसरा एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल अभी भी कुछ स्टेट से हमारा पीछे है, उस पर तेज़ी से हमें काम करना चाहिए। हमें नए और भी कुछ लोग हैं, आप क्या चाहते हैं 2023 में किस तरीके की सरकार आए और या मौजूदा सरकार जो है वो कैसा कामकाज कर रही है? मौजूदा सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल मैं देख रही हूँ गर्ल एजुकेशन को इतना मिल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट इज़ गुड। टूरिज्म वगैरह में भी देख रहे हैं हम, मिडवे रिट्रीट वगैरह बनाए, सैर सपाटा वगैरह हम लोग जाके आए तो वहाँ पे काफ़ी कुछ टूरिज्म के लिए सरकार ने कर दिया है। ऐसे ही हम लोग जैसे बाहर से आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाईवेज़ वगैरह भी अभी अच्छे हो गए हैं, बट अभी भी कुछ कुछ अंदर की जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि रोड्स और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कौन से मुद्दे होना चाहिए जिनको लेकर जो दोनों पार्टियां, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है, वो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए ताकि जनता को भी कुछ मिले सरकार की तरफ से? हेल्थ और एजुकेशन मॉडल उनको पेश करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है, और रोड्स का रखना चाहिए। और भाजपा सरकार अभी ऐसे मेट्रो के ऊपर काम करिए तो उसको थोड़ा तेजी से करना चाहिए। छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। वुमेन सेफ्टी की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, कितने संतुष्ट हैं एक छात्र होने के नाते, एक लड़की होने के नाते कह सकते हैं? यस सर, वुमेन सेफ्टी तो काफ़ी है मीन्स एमपी में, बाकी रिलेटेड अलग स्टेट में देखा जाए तो इंदौर काफ़ी सेफ़ है। मैं इंदौर में 1 मंथ रही हूँ तो 24/8 भी हो गया है तो काफ़ी सेफ़ है। और भोपाल भी काफ़ी सेफ़ है क्योंकि भोपाल में मैं अभी रिसेंटली रह रही हूँ। मतलब इंदौर मतलब एमपी सेफ़ है। आप क्या चाहते हैं 2023 में क्या मुद्दे होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? मैं तो एज अ स्टूडेंट मैं यही चाहता हूँ कि अपने एमपी का, ये पूरे भारत का ही एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होना चाहिए। जैसे कि अपने हिस्ट्री में हुआ था, पढ़ाया जाता है कि मुगल लोग आए थे, अपने ऊपर राज करा था। अपन को ये नहीं पढ़ाया जाता कि शिवाजी महाराज ने क्या करा था। अपने एशियंट हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। मैं चाहता हूँ बस एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, भले चाहे कोई सी भी सरकार आए, बस इस पे मुद्दा उठाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे वाले नागरिक, हमारे बच्चे, जो जनरेशन आएगी, उनको पता होना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री क्या थी, जो एक्चुअल इंडियन हिस्ट्री थी जिसने हमारे ऊपर राज करा, वो ना पता चले हमें। तो आपने देखा किस तरीके से आज चुनावी जाके में वोट क्लब पर इन युवाओं से चर्चा की और जाना कि 2023 में चुनावी माहौल क्या होगा, क्या मुद्दे रहेंगे और कैसी होनी चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये था युवाओं के जन का मन, या ये कहें कि जो युवा थे उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन ऐसी ही और बातें, सियासी इतिहास और बोले तो नेताजी और साथ ही साथ चुनावी जायका सिर्फ यहीं मिलेगा क्योंकि इसका नाम है 23 की तकरार, किसकी सरकार। नमस्कार।